फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस करेंगे। नहीं आए हुए इनके कॉल्स करो जल्दी से। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले समझ लें, विजिबल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप इन्हें फिजिकली देख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए भी आपको फिजिकल चेंजेस ही देखने पड़ते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम देख नहीं सकते। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर या शेयरिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, कोई चीज भी इन्वॉल्व नहीं होती इसके अंदर। मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, मैं लगा लेता हूँ सुन के। मिसाल के तौर पे एसिड जो होता है, एसिड और बेस कैन एग्जिस्ट, दे कैन एग्जिस्ट इन एनी फिजिकल स्टेट। मिसाल कौन कौन सी हैं? यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। मिसाल के तौर पे हमारे पास HCl है, वो गैस की स्टेट में हो सकता है। हमारे पास H2SO4 है, यूजुअली वो हमारे पास, या नाइट्रिक एसिड जो होते हैं वो लिक्विड की स्टेट में होता है। और हमारे पास सिट्रिक एसिड जो होता है वो सॉलिड की स्टेट में भी होता है। मैं उसका वो इसलिए नहीं लिख रहा केमिकल फार्मूला, बिल्कुल लंबा फार्मूला है और हमारी वो जरूरत का नहीं। सिट्रिक एसिड कौन सा एसिड है? जो आपके पास लींबू का रस जिसको हम कहते हैं, आपको पता है लींबू का रस फ्रिज में रख के जमा भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम। बेसिस के लिए भी इसी तरह से, दे कैन एग्जिस्ट इन एनी फिजिकल स्टेट। मिसाल के तौर पे हमारे पास NH3 अमोनिया गैस की सूरत में होता है। अमोनिया गैस है। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, उसे हम एक्वस स्टेट में ले लेते हैं। लिक्विड स्टेट में भी हमारे पास अवेलेबल होती है, मैं यहाँ एक्वस लिख देता हूँ। और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सॉलिड स्टेट में भी अवेलेबल होती है। जी जी। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? दे शो एसिडिक प्रॉपर्टीज व्हेन डिसॉल्व्ड, ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्यों बेटे, ऐसा क्यों है? क्योंकि आयनाइजेशन एसिडिक। लिख लीजिए लिख लीजिए। वालेकुम।
हाथ को लगाइए, हाथ को लगाइए। चाय पाए। दे शो alkaline properties only when dissolved in water। अब हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? पढ़ हम रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन आयनाइजेशन होने में इलेक्ट्रॉन्स की, आयन्स की मूवमेंट है, तो दैट्स अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टी में क्यों ऐड कर रहे हैं? डिसॉल्व वर्ड की वजह से। वो डिसॉल्व होते हैं पानी में। असल में हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। कि पानी में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। इसमें भी दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं। और आप गौर करेंगे यहाँ पे हमने अल्कलाइन प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो इसके अंदर हम इसका रिएक्शन भी लिख रहे हैं। कभी भी बेटे पानी के अंदर कोई भी बेस डाली जाती है तो हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म कर देती है, यानी रिएक्ट कर जाती है। और ये रिएक्शन वाली बात हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से आप अगर सोडियम की बात कर लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में सोडियम है, H2O लिक्विड में हम डालते हैं, तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस फॉर्म में क्रिएट हो जाती है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ टू लगा लीजिए, आपका ये बैलेंस हो जाता है। एक और एग्जांपल मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ये ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में होती है। इसको जब हम पानी में डालते हैं तो यस, रिएक्शन तो नहीं होता, लेकिन ये भी क्या होती है? एक्वस फॉर्म इख्तियार कर लेती है। भाई शाम बेटा, टाइम देख रहे हो? पता नहीं कहाँ रहा। आगे चलते हैं। जी जी, देख रहे हैं, देख रहे हैं। आप कुछ दिन पास हो गए हैं? ठीक। आपने कोई दिया अक्टूबर में? आपने दिए? और किसी ने दिया? हुरैन, आप पास हो गई? आप पास हो गई हैं? आपने दिया कोई अक्टूबर नवंबर में? आई ना, आपने तो कोई अक्टूबर नवंबर में नहीं दिया। आपने भी कोई नहीं दिया अक्टूबर नवंबर में, है ना? कि दिया? नहीं था ना, दिया हमने कोई पेपर फिर? दिया था कौन सा? नहीं, वो तो हमने छोड़ दिया था ना, बाद में तो हम रीटेक कर रहे थे। पेपर दिए थे आपने? हम ठीक है। वो तो हमने कहा था कि चलो जितना हो चुका वो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलें जी आगे। मैं थोड़ा सा बाकी वाले में रिजल्ट पे कमेंट करता हूँ, आपकी तसल्ली कराता हूँ, डोंट वरी, वीआईपी। फिलहाल इस पे तवज्जो करने चाहता हूँ, ठीक है? एक एडवाइस दूंगा, एक गलती निकालेंगे, और आगे का वर्क प्लान देख लेंगे, ठीक है? वो बार बार एक ही बार रिपीट करूँ? हाँ। किसको? क्यों? क्या कह रही है? क्या मुंह चढ़ा रही है? एसिडिक सॉल्यूशंस आर क्या होते हैं? कलरलेस। Sir, I haven't written the above one for bases. सॉरी, आप आपकी आवाज कट रही है, मुझे लगा पता नहीं स्क्रीन शेयर क्या I कह रही थी। haven't written they show अच्छा, लिख alkaline लो, ones. लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो।
अल्कलाइन सॉल्यूशंस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बेस जब पानी पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ये भी कलरलेस होते हैं। इसका मतलब है देख के लैब में आपको ये सॉल्यूशंस पता नहीं लगेगा एसिड कौन सा बेस कौन सा, एसिड कौन सा बेस कौन सा, ये देख के पता नहीं लगेगा। यहाँ तक प्रॉब्लम, चले आगे। अच्छा जी, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस का क्या मतलब है, स्मेल भी कोई नहीं आती। ये सबके साथ नहीं है, जनरली सबके साथ, यानी कुछ की स्मेल भी होती है, अब थोड़ी माइन्यूट होती है, पता नहीं लगता। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। सिट्रिक एसिड अगर आपने उसको वो कर लिया हो ना, छांट लिया हो, घर में नींबू पानी देखा है ना आपने, थोड़ा सा मिल्की सा कलर होता है उसका, लेकिन आपको पता है ना उसको छांट के उसका ट्रांसपेरेंट कलर भी अचीव कर लिया जाता है। तो आप देख के स्मेल नहीं आती उसकी, राइट। बट इफ यू रियली गो इनटू इट, बिल्कुल ही नाक के करीब, यू गेट द फीलिंग ऑफ सम स्मेल, इसकी कुछ ना कुछ स्मेल होती है। तो इसलिए सारे एसिड ऐसा नहीं है कि ऑर्डरलेस, ठीक है। अमोनिया गैस की बड़ी बुरी स्मेल होती है। हाँ? सारे एसिड्स या बेसिस ऐसे नहीं, लेकिन जनरली जनरल प्रिंसिपल ये है। H2SO4 पड़ा होगा, HCl पड़ा होगा, दोनों लिक्विड है, कलर ऐसे आपको पता ही नहीं लगेगा क्या पड़ा हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो खैर पता रहता है। सोडियम, ये अमोनिया गैस का सोल्यूशन पड़ा होगा, आपको नहीं उसके ऊपर देख के को पता लगेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। अब आप बात कर लेते हैं इनका आपस में जो चीज सिमिलर है वो लिखने के बाद, कि इनका आपस में डिफरेंस क्या था। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है, ठीक है। कलरलेस और ऑर्डरलेस होने के बाद ये जो फर्क है इनके अंदर वो क्या है, ये होते हैं सावर इन टेस्ट एंड corrosive इन नेचर। who corrosive would इन नेचर wanna का मतलब, eat acidic solutions जी सॉरी, unless lemon or orange or acid have acidic solutions in them? Who would want to eat that? देर बेटा, एसिड उनका टेस्ट खट्टा होता है कि नहीं होता। जो लीमू होता है और जो ऑरेंज होता है उसका टेस्ट खट्टा होता है कि नहीं होता। Yes. यस, एनीथिंग दैट हैज अ खट्टा टेस्ट, सावर टेस्ट इज एसिडिक। क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि आपको आग लगा दे आपको, नहीं। स्ट्रॉन्गर एसिड्स की एग्जांपल्स हैं फिर HCl और H2SO4, लेकिन वो इतना खट्टा जरूर होता है, बहुत सारे खाएं आपका गला खराब होता है, राइट ना। स्टमक एसिड तो आपके स्टमक में भी होता है, HCl आपके स्टमक में भी बनता है, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। डाइल्यूटेड क्या चीज होती है, थोड़ी देर में देखते हैं क्या होती है। सावर इन टेस्ट एंड corrosive इन नेचर। अल्कलाइंस के साथ क्या होता है, इनका टेस्ट बेटे बिटर होता है। आप साबुन लें और वो साबुन को मिक्स कर लें पानी के अंदर, साबुन का सोल्यूशन बना लें, सोप का बेस होती है वो बेसिकली, उसको पी के देखें बेटर होगा। सॉरी, नहीं मरेंगे तो नहीं, सर्फ खाने वाली बात सिर्फ मीम्स में ही होती है, मरता कोई नहीं है सर्फ खा के। बिटर इन टेस्ट, नॉन करोसिव इन नेचर। नॉट करोसिव। ये क्या आवाज थी, हैं? अच्छा अच्छा, एक दो बच्चे नहीं है। मुकेश साहब आप क्लास में नहीं आ रहे। अच्छा, लेट आए हैं ना। आपको जाने के ऑफ टाइम की बड़ी टेंशन है आपको, ऑन टाइम का नहीं पता आपको, हैं? सर वालेकुम सलाम सर, ऑन टाइम का नहीं पता सर, हैं? हैं? पता है ऑफ टाइम की बड़ी टेंशन है। सर आप पास हुए हैं कि नहीं, केमिस्ट्री में पास हैं आप, क्या ग्रेड है, इस तो दोबारा देना है ना हमने। क्यों जी, मैंने कब कहा था ये, मैंने नहीं कहा था ये, मैंने कहा था।
मैं ही कह रहा हूँ कि नहीं ये सही नहीं है यार, ये गलत बात नहीं। तो टाइम भाई 1:30 बजे गई है आपका, क्लास है नहीं। अंकल अब वैन लग गई है, जब से चोट लगी वैन लग गई है ना। हाँ ड्राइवर अंकल को क्या। अच्छा ऑफ टाइम उनको को अंकल, एकेडमी में हमारे जाने का टाइम फिक्स होता है, वापसी का टाइम का कोई पता नहीं होता। आप समझें कि हमें किसी ब्लैक होल में फेंक दिया गया है। अब मुश्किल ही है जान निकलेगी वहां से। रजिस्टर निकालने शाबाश, अब नोट्स, रजिस्टर निकालने शाबाश। शाबाश मेहनत करनी। शर्म आती है। क्या ग्रेड है, अच्छा है ये, जूते से मारूंगा। ये वो मीम मुझे याद आ गई है। लड़के जो होते हैं वो पासिंग मार्क्स पे गंगले डाल रहे होते हैं, लड़कियों के दोस्त पर काम हो रही होती है, कहना मेरा इतना अच्छा ग्रेड है आपने मुझे। ग्रेड क्या है, डी है। ये उठने से मारूंगा मुझे। क्या चीज है यार, अल्लाह माफ करे। इधर इधर तो जो काम, ये बैग में रखना, बैग बाद में ले लेना मेरा ख्याल है वो सब लोग आ गए हैं जिन्होंने अक्टूबर नवंबर को एग्जाम दिया, आधे उधर होंगे, उनसे बाद में कर लूंगा। मेरी बात अब गौर से समझ लें। तो कौन रहता। नहीं कोई बात नहीं, सुन लें समझ लें। मेरी बात समझ लें, 2 मिनट में लेता हूँ केमिस्ट्री क्लास में से, और ये बात अभी समझा देता हूँ। अगर मेरा इसके साथ, मैं इसके साथ मजाक करता हूँ, ये स्टूडेंट है ना, मैं टीचर हूँ। अगर ये अली गाजी के साथ मैं फ्रैंक हो जाता हूँ, इतना फ्रैंक हो जाता हूँ जितना फ्रैंक आमतौर पर स्टूडेंट के साथ टीचर नहीं होता, फ्रेंडली टीचर इसका एक रिस्क है। रिस्क क्या है, कभी कभी मैं इसको ऐसी जुगत मारूंगा, ऐसा पॉइंट मारूंगा पूरी क्लास इस पे हंसेगी, यस और नो। इसका ये भी तो रिस्क है ना, ये कभी कभी ऐसा पॉइंट मारेगा या ऐसा जवाब देगा सारी क्लास मेरे पे हंसेगी। किसके लिए बिगर रिस्क है, मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है, राइट। इसी तरह बेटे आप लोगों को ये समझना चाहिए, इस वक्त ये आपसे ज्यादा मेरे लिए बड़ा रिस्क की सिचुएशन होती है, मेरे से मुराद किसी भी टीचर के लिए। जब अच्छा रिजल्ट आता है ना, सब लोग कहते हैं बच्चा बहुत अच्छा है, उसने बड़ी मेहनत की है। बड़ी याद पता क्या होती है, टीचर को जाके कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं, बस वो भी सारे नहीं करने आते। जब बुरा रिजल्ट आता है सारे पता क्या कहते हैं, सबसे बड़ा रिस्क किसके लिए होता है। फिर भी अपनी जान मार के ये सारा कुछ हम पता क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में से आपको पता क्या सिखाना होता है, उत्तर मेहनत है असल, जिसपे आपका करेक्टर डेवलप होना। आपने वो काम किया है ना। अगर आज आपका रिजल्ट अच्छा आया है और आप उस पर कॉन्फिडेंट होके, दिस इज फॉर यू स्पेशली, अगर आपका एक रिजल्ट अच्छा आया है और आप उसकी वजह से कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि यार मैंने तो आखिर में मेहनत की थी, खास मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, मेरा तो ये आ गया था, अब भी आइंदा ऐसे ही करना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट भी आता है। और अगर आपका रिजल्ट बुरा आता है और आप डिजेक्टेड हो गए, आगे 2-3 दिन मायूस रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आता है। रिजल्ट आपके और मेरे हाथ में है ही नहीं। आपके लिए अल्लाह ने एक बहुत बड़ी आसानी जरूर कर दी है। क्या आसानी कर दी है, आप सब लोग घर जाके ईमेल कर सकते हैं कैम्ब्रिज को कि मुझे मेरा चेक हुआ हुआ पेपर दिखा दो। पेपर आपको वापस मिल जाना है। आपको ऑनलाइन ईमेल की सूरत में आपका चेक हुआ पेपर वापस आ जाना। प्लीज डू दैट। किसी का ए भी आया है ना, उसको ये करना चाहिए। किसी का ए स्टार भी आया है ना, उसको ये काम करना चाहिए। उत्तर जिनके मैथ्स में, अभी अक्टूबर नवंबर में हम सेशन चलाते हैं ना, एक स्टूडेंट है हमारा, उसकी एज है 13 साल अब हुई है, उसका मैथ्स में ए आया हुआ है। वो हिफ्ज भी करता है और साथ क्या करता है, वो आलम का कोर्स करता है हमारे पास। वो सुबह अपनी मदरसे की क्लास लेके 6 घंटे की फिर आता होता था। अभी 13 का अब होना है उसने, उसका ए आया है। तो मैं उसके ए पे भी उतना ही खुश हूँ जितना आपके बी पे खुश हूँ। क्यों बोला, क्योंकि मैं ना उसके ए पे खुश हूँ ना आपके बी पे उदास हूँ। क्यों नहीं उदास, जो काम है मेहनत का वो आपने करना था। इस रिजल्ट को सर पे सवार करके हमने वो इफ पोएम नहीं पढ़ी थी, उसमें कहा नहीं था अगर आप कामयाबी और नाकामी दोनों एक वो है, क्या कहते हैं उसको, जो बहरूपिया होता है इंग्लिश में कहते हैं इम्पोस्टर्स हैं। आपने इनकी टेंशन अगर लेनी है या इनको सर पे सवार करना है, आई एम सॉरी, अगले 2-3 दिन पढ़ाई के जाया हो जाना है। आपको अपना 100% पढ़ाई को ही देना बस। कोई रिजल्ट बुरा आया है, उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। कोई रिजल्ट इतना बुरा आया है कि काबिल कबूल है, तो उसको छोड़ देते हैं। कोई रिजल्ट इतना बुरा आया है कि काबिल कबूल नहीं है, यहाँ काबिल कबूल ना होने से क्या मुराद है, आगे हमारी जो यूनिवर्सिटी एडमिशन है उसमें उसका इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता। मिसाल के तौर पे, अगर आप 8 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, आपका 8 में से 6 सब्जेक्ट्स में ए या ए स्टार है, एक में बी है और एक में सी है, वो बी और सी दोनों एक्सेप्टेबल है, सी को फिर भी इंप्रूव कर लेना चाहिए, सी को नहीं छोड़ना चाहिए।
लेकिन अगर आपके 8 सब्जेक्ट्स में से 6 A's हैं, 2 B's हैं, तो आपको उन 2 B's के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, अगले स्टेप की तरफ जाना चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस। प्लीज आप अपने लेक्चर पे 100% अटेंशन दें और उसी की तरफ तवज्जो करें, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के मुताबिक देखें। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने जाना है बिजनेस स्टडीज में हो, वाकई उसको C या B आने से क्या फर्क पड़ता है, वो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन D नहीं यार, कम से कम B C तो होना चाहिए। एक बच्चे ने मेडिकल में जाना है, उसको A's और A स्टार्स की टेंशन होनी चाहिए। एक बच्चे ने इंजीनियरिंग में जाना है, उसको 1 2 B's कोई फर्क नहीं पड़ डालेंगे। एक बच्चे ने ना मेडिकल में जाना है ना इंजीनियरिंग में जाना है, बाकी उसको अपने अगले ग्रेड्स को तो नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। प्लीज ये इस रिजल्ट को यहीं तक रखें बस। आ गया, खत्म करते हैं अब इस बात को, आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जिन 2 सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं है, आपको सोचना भी नहीं चाहिए उनके बारे में। आपने पहले ही एक सब्जेक्ट का अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देना था। यस, हम उधर अक्टूबर नवंबर में 2 का एग्जाम दे देंगे। दोनों सिमिलर तैयारी के सब्जेक्ट्स हैं। आपको आप उसको क्यों नहीं देखते कि आपने उसके पीछे काम कितनी देर में किया था, कब आपने ज्वाइन की थी क्लास, कितने कम टाइम में आपने कितना बड़ा शिफ्ट मारा है मैट्रिक से यार। मतलब आप इमेजिन करें, मैट्रिक वाले बच्चे को कहते ही नहीं है कि ओ लेवल में आए, तू नहीं आ सकता, ओ लेवल में चल नहीं सकता। कितना बड़ा शिफ्ट मारा है आपने, बड़ा शिफ्ट होता है। फिर भी आप पास कर गई हैं। इधर ऐसे ऐसे निकम्मे होते हैं, 6 6 दफा अटेम्प्ट करके पास नहीं हो रहे होते। सही, और वो भी हमारी क्लास में बच्चे, सेम क्लास में ए वाला बच्चा भी बैठा होता है और यू वाला भी बैठा होता है। ये कोई इतना बड़ा जिंदगी का मसला है? हम जिंदगी में क्या ओ लेवल करने के लिए पैदा हुए थे? कोई और नहीं जिंदगी में काम करना है? करना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। प्लीज आपका जो जो ग्रेड खराब आया है उस ग्रेड को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारी स्टडी है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। अब आपका 100% तवज्जो किधर होनी चाहिए? इसी तरफ। आज आपको एक बात सीख लेनी चाहिए कि वो जो क्लास में मैं कह रहा हूँ कि आपको 100% अटेंशन सिर्फ टीचर को देनी है, उस पर आपको अमल करना ही करना। दैट्स इट। प्लीज अपने फोन्स को, अपनी अदर चीजों को, सबको छोड़ना पड़ेगा, अपनी दोस्तियों को छोड़ना पड़ेगा। घर जाके रिवीजन और स्टडी करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ता है यार, बार बार तैयारी करनी पड़ती है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने उन कलीग्स को, उन क्लास फेलोज का जिनके टेस्ट के अंदर आपसे बेहतर मार्क्स आ रहे हैं, आप सिर्फ उनसे यही पूछ लीजिए, भाई तुम कितनी देर पढ़ते हो? टेस्ट होते हैं ना, आजकल भी साइंसेस के टेस्ट हुए नहीं पिछले 3 4 दिनों में या 5 दिन, पिछले 1 2 हफ्ते में हुए? क्या आपका परफेक्ट स्कोर आया था? नहीं आया था। क्या आपसे बेहतर किसी का स्कोर आया था? यस आया था। उसको एक दफा मैसेज करके पूछना, भाई तुम कितनी देर पढ़ते हो, भाई तुम्हारा फोन का यूज कितना है? सोचना, उनसे पूछना तुम्हारा फोन का यूज कितना है भाई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस। अब इधर सिर्फ आपको ये मैं शर्म दिलाने के लिए नहीं कह रहा, या आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, हर किसी का एक अपना पाथवे है। अब हमारी क्लास में वही रहा बच्ची भी है, उसकी 10 या 11 साल एज है, उसके भी टेस्ट होते हैं, वही टेस्ट आपके पास भी होता है। वो भी मुझे पता है चीटिंग करके नहीं देती होगी, आप चीटिंग करके नहीं देते। लेकिन अब अगर उसके और आपका सेम रिजल्ट आ रहा है, तो देर इज सम डिफरेंस। मेरा ख्याल है उसके पास शायद मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, राइट? जब आप शायद जहन में आएगा, यार क्या सर भी और पेरेंट्स भी बार बार हमारे फोन के पीछे पड़े रहते हैं, बार बार फोन के पीछे पड़े रहते हैं। यार हमें कोई मसला नहीं आपके फोन से, हमें सिर्फ ये मसला है जब पढ़ाई का टाइम हो तब फोन आपके पास ना हो, दैट्स इट। आप सिर्फ इतना कर लेना, अपना पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स किया हो और उस टाइम के अंदर आप फोन का इस्तेमाल आपका बंद हो, 0 4 घंटे रखे हो, 6 रखे हो, 8, वट एवर द आवर्स यू हैव सेट असाइड, उसमें आप फोन नहीं यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं यूज कर रहे हो। देखें, अगर आपको प्रोजेक्टर पे नोट्स नजर आ सकते हैं तो नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में भी तो हमेशा दिए जा सकते हैं कि नहीं? ये लिखने से कोई ना कोई तो फर्क पड़ता होगा ना। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है, आप में से जिस जिसका अच्छा रिजल्ट आया है वो भी इस बात को भूल जाए कि मेरा रिजल्ट आया, और जिस जिसका किसी सब्जेक्ट में भी बुरा रिजल्ट आया वो भी प्लीज इस बात को भूल जाए। वो इस बात को याद रखे कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ और इसमें मैंने क्या रिजल्ट लाया। ठीक है जी। मैडम आपका एक बी आ गया है अब आपका क्या आ गया? अब आप बी नहीं अफोर्ड कर सकती। अब आप बी अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकती। मैडम आपका जो ग्रेड है, एक सब्जेक्ट आपको ऐड करना है, अभी इंग्लिश आपको अभी देनी है साथ। ठीक है, आपका इंग्लिश का रिजल्ट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपको इंग्लिश की क्लास लेनी है रोजाना। ठीक है, चलो चलो आगे अब चले हम। रिजल्ट के बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं होगी हमारी, क्यों होगी? श्योर। आपस में, मुझे साथ नहीं, आपस में मेरे साथ आप लोग कर सकते हैं। किसी को कोई रोना धोना करना है, मेरे साथ आके रोना धोना कर ले। दुख शेयर करते होते हैं, खुशी तो सारे शेयर कर लेते हैं। खुशी तो बंदा किसी से भी शेयर कर लेता है।
या नहीं? अब मिसाल के तौर पे मेरे भाई की शादी है, मैंने 250-300 बंदे को शादी पे इनवाइट करना है, राइट? उन 250-300 बंदे में से ऐसे शायद 150-250-300 में से शायद 10 लोग ही ऐसे होंगे जिनसे मैं शादी के अलावा भी कभी मिलता हूँ। बाकी सारा टाइम पता है उनसे कब मुलाकात होती है? किसी फौदगी पे। क्योंकि वो खुशी का वक्त किसी के साथ भी शेयर कर किया जा सकता है, लेकिन वो मेरा बच्चा जब बीमार होगा तब मैं अस्पताल में अपने साथ पता है किसको बुलाऊंगा? वो जिस जिस जो कोई खास है, जिसके कंधे पे मैं सर रख के रो सकता हूँ, राइट? दुख शेयर कर दो, परेशान नहीं होना आपने। थैंक यू कि आपका रिजल्ट अगर किसी ग्रेड में बुरा भी, किसी सब्जेक्ट में बुरा भी ग्रेड आया तो आप क्लास लेने आ गए, घर नहीं बैठ गए। अच्छा, दैट टेक्स करेज। इसी करेज के साथ अब इसको फोकस करना, प्लीज। आई डोंट वांट टू, you're not the first guy to get the bad grade and you're never going to be the last guy to get a bad grade. मैंने सबके साथ ऐसे ही किया, उसको कहा यार फिलहाल भूल जाओ कि तुम्हारा ये ग्रेड आया था, फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट। छोड़ो आपका ये ग्रेड, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। उसकी उसी को सिर्फ हमेशा सोचते हैं। इंशाल्लाह हमारा बहुत सारा काम इसी पे कवर हो जाएगा कि हमने नेक्स्ट ग्रेड अच्छा ले लिया होगा। ठीक है? ठीक है। फिर भी रोना तो ना करना है तो प्लीज मेरे साथ दफ्तर में आके कर लेना। ठीक है? चले चलाओ। तो आपस में सिर्फ एक दूसरे को ना मायूसी बढ़ती रहेगी सिर्फ आपस में। और आप जो मैं आप आज पढ़ा रहा हूँ या कल पढ़ाऊंगा या परसों, अगले 3 4 5 दिन जो पढ़ाता रहूंगा उस पर कोई तवज्जो ही नहीं जाएगी। आगे का प्लान करते हैं, गलती होगी ना, एक गड़बड़ हो गई, अब क्या उसी को पीटते रहना, उसी लकीर को। मैंने आपको आज वो बात समझाई है जो मैं अपनी बीवी को समझाता होता हूँ। हैं? उसकी क्लास तो नहीं अभी। ठीक है। जी। चले जी, अब मेरा ख्याल है हमारी ये बात खत्म होगी, अब हम वापस कर चलते हैं अपने काम की तरफ। एसिड्स जो होते हैं खट्टे होते हैं, बेसिस जो होती हैं वो कड़वी होती हैं। एक प्रॉपर्टी और दोनों में कॉमन है, वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है प्लीज ये देख लीजिए। कहाँ लिख दूं? यहाँ साइड पे नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ साइड पे लिखूं कहाँ? नोट्स में ये बात अच्छी लगेगी। बबल बना देते हैं। A liquid through which electricity can pass। इलेक्ट्रिसिटी हर लिक्विड में से नहीं गुजर सकती। प्योर पानी में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, आपको पता है? प्योर पानी में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। लेकिन अगर आप पानी के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दें, हाँ जी, अगर आप पानी के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दें जो पानी को आयनाइज कर दे, तो इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है उसमें से। ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्रीली मूविंग आयंस। किनके जरिए से ये करते हैं? मेटल्स और आयोनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में हमने यही फर्क पड़ा था कि मेटल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूविंग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। कौन ट्रेवल करता है? तो इलेक्ट्रिसिटी होती है पास। इसके अंदर आयंस फ्रीली मूविंग होते हैं, तो आयंस ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा। ये प्रॉपर्टी दोनों की कॉमन है, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करके उधर लिख रहा हूँ। आप भी ऐसा ही कुछ कर लीजिए। अब आ जाते हैं एक पीएच की तरफ। पीएच कोई चीज होती है, आज ही नीचे पढ़ेंगे पीएच क्या होती है। देयर पीएच इज लेस देन 7। तो इनकी पीएच क्या होगी बेटे बेसिस की? देयर पीएच इज मोर देन 7।
7 न्यूट्रल पीएच होती है। पीएच है क्या बेटे? पीएच बेटे इस बात की काउंटिंग है, इस बात की कैलकुलेशन है कि जनाब हाइड्रोजन आइंस कंपेयर्ड टू ओएच आइंस कितने ज्यादा है। ठीक है, इसकी कोई कैलकुलेशन होती है, पहले सिलेबस में होती थी, मैट्रिक में मेरा ख्याल अभी भी है, ओ लेवल में नहीं है, बड़े अरसे से नहीं है ओ लेवल में इसकी कैलकुलेशन। ओ लेवल के बच्चे को सिर्फ इतना बता देते हैं कि पीएच स्केल एक स्केल है, जैसे थर्मोमीटर एक स्केल है। थर्मोमीटर क्या है? एक स्केल है जो क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। पीएच स्केल एक स्केल है जो क्या मेजर करता है? एसिडिटी। थर्मोमीटर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी आपको पता है ना, वो फ़ारेनहाइट्स में होता है। उसकी स्केल के ऊपर जो डिविजन्स होती हैं, वो आपको पता होगा कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 97 से कहीं से स्टार्ट होती हैं, और वो कहीं 104-105 तक जा रही होती हैं फ़ारेनहाइट में। देखते हैं आप कितना तेज बुखार है, क्योंकि बंदे के टेम्परेचर की, जो इंसान का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो इसी के अंदर अंदर रहता है। ठीक है ना? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर इसी के अंदर अंदर रहता है, या 96 से शायद स्टार्ट होता है वो। और आमतौर पे बंदे का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, बीमार हो रहा हो 104 तक जाता है तो मर जाता है 104 क्रॉस करके। ठीक है, तो इसलिए वो जो फ़ारेनहाइट का स्केल होता है उसमें इतनी ही लेंथ होती है। पीएच स्केल के अंदर जो आपके पास स्केल में रीडिंग्स होती हैं, वो होती हैं 0 से लेके 14 तक। कहाँ तक होती हैं? 0.1 से लेके 6.9 तक एसिड होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7.1 से लेके 14 तक बेस होती है। और ये हमेशा सोल्यूशन में चेक किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये अल्कलाइन है। क्या कहते हैं हम इसको? अच्छा जी। पीएच स्केल जो बाजार में मिलता है वो एक पेपर की सूरत में मिलता है। उसके ऊपर पहले नंबर्स लिखे होते थे, अब उसके ऊपर कलर्स लिखे होते हैं। 7 के अंदर वो बिल्कुल कलरलेस होता है, 7 से नीचे जाते जाते हैं वो रेड की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और 7 से ऊपर जाते हैं तो वो ग्रीन की तरफ जाता है। डिफरेंट पीएच स्केल में डिफरेंट कलर्स होते हैं। पर्पल की तरफ, सॉरी, बेस की तरफ जब जाता है तो वो पर्पल की तरफ, मार्केट में जो मिलता है वो 7 से ऊपर जाए तो वो पर्पल की तरफ जाना होता है, यानी मैक्सिमम कलर उसका क्या होगा? पर्पल होगा। मैं नीचे कलर टेबल आपको भी बना के दिखा देता हूँ कि क्या कलर शिफ्टिंग होती है। ठीक है, इनकी पीएच 7 से कम होती है और उनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी पीएच 5 है या जिसकी पीएच 2 है? जी, वो ज्यादा एसिडिक है। इसी जिसका तरह बेस के पीएच हिसाब से टू देखते है। हैं। गुड, शाबाश। अब बेस के हिसाब से देख लेते हैं। एक बेस है जिसकी पीएच है 9, और दूसरी बेस है जिसकी पीएच है 13। कौन सी ज्यादा स्ट्रांग बेस है? बकर आप प्लीज जिसका है ये देख लें 13 मैंने कितना पीएच लिखा है, 13। उतनी जगह छोड़ के आगे आप साथ लिख रहे हो। वी जिसका कूल यार, पीएच है समझ आ गई? 13। तो हमारे पास ये सवाल स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का सवाल यहीं पे हमने डिसॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं जी। एक टेस्ट है हमारे पास जो सिलेबस के अंदर शामिल है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, और वो क्या है? वो है जनाब ब्लू लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जिसकी वजह से लिटमस टेस्ट एक मुहावरा भी बन चुका है। लिटमस पेपर भी इसके टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। लिटमस पेपर दो कलर्स में आता है, एक ब्लू कलर आता है और एक उसका रेड कलर आता है। कौन कौन सा कलर आता है? ब्लू और, अगर रेड वाला एसिड के अंदर डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर ब्लू वाला इसमें डालेंगे तो क्या होगा? दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। और अगर रेड वाला इसके अंदर डालेंगे तो ये इसको बेस के अंदर, तो ये उसको ब्लू कर देगा। दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर? हाँ, तो जी, अगर पीएच 7 फिर क्या बनाते हैं न्यूज पेपर को? मुझे आपकी आवाज कट गई, समझ नहीं आई। आई थिंक यू वर आस्किंग कि अगर न्यूट्रल हो तो उसमें डालेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं आएगा, यस। इसीलिए किसी भी लिक्विड को चेक करना होता है तो दोनों लिटमस पेपर डाल के चेक करते हैं। पहले ब्लू डाला, न्यूट्रल होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ब्लू डाला है तो कोई चेंज नहीं आया, वो या बेस हो सकती है या न्यूट्रल हो सकता है। तो हम फिर रेड वाला भी डाल के चेक करते हैं। अगर रेड में भी कोई चेंज नहीं आया तो हम कहते हैं न्यूट्रल है। और अगर रेड में चेंज आ गया, रेड भी ब्लू हो गया, तो हमें पता लगता है कि ये क्या है? बेस। आगे चलें जी।
एक और टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं मिथाइल ऑरेंज, एक लिक्विड होता है। जी बेटे, एमरॉय वाला। दे टर्न मिथाइल ऑरेंज, एक लिक्विड होता है, आप इसके ड्रॉप्स जब इसमें डालते हैं तो क्या करता है, फ्रॉम ऑरेंज टू रेड। नीचे लिख देता हूँ, ऑरेंज टू रेड। जी मैं एक सेकंड इसका भी लिख लूँ फिर इकट्ठा दिखाता हूँ। दे टर्न मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज केमिकल का नाम है, ठीक है जी। फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। इसको याद रखने के लिए हम क्या कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है मैडम, ठीक है आप। एम रॉय से हम इसको याद कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, मिथाइल सब्सटेंस का नाम है। मिथाइल उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, आगे जाके देखेंगे क्या होता है। रेड, ऑरेंज, येलो। एम रॉय से क्यों याद रखा, ये आपके पास आ गया जनाब, लिख देता हूँ ये भी यहाँ पे। एसिड, एसिड, न्यूट्रल, बेस। ठीक है जी। न्यूट्रल होगा तो ऑरेंज कलर आ जाएगा। एक और टेस्ट है, सिलेबस में चेक कर लूं मैं एक मिनट जल्दी से, चले मैं फोन पे चेक कर लेता हूँ, आप देखें तब तक लिख लें कि सिलेबस में और कौन सा टेस्ट शामिल है। और वो टेस्ट भी अगर शामिल है तो लिखवा देता हूँ, अगर निकाल दिया गया है तो छोड़ देता हूँ। किधर जा रहे हो फिर? अभी एक और टेस्ट है, किधर जा रही हो? 2 मिनट रुक जाओ, ये टेस्ट लिख लो फिर चली जाना। मैं अभी ब्रेक दूंगा ना नमाज के लिए, ये कंप्लीट होने वाला। एक और केमिकल का टेस्ट है जी शामिल, वो भी लिख लेते हैं। सो ये सारे मैंने केमिकल टेस्ट लिखवा रहा हूँ आपको, ये सारे क्या है, केमिकल टेस्ट।
कहाँ से शुरू होते हैं केमिकल टेस्ट? यहाँ से केमिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जी बेटे। जी। जी, उसमें हम आर्टिफिशियल स्मेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुई गैस है ना जो आपकी, वो वैसे कलर ऑर्डरलेस है, लेकिन आपको स्मेल आती है ना उसकी, वो स्मेल आर्टिफिशियली डाली जाती है ताकि कहीं से लीकेज हो तो पता लग जाए। ठीक है जी। एक और बेटे केमिकल होता है, उसका नाम है थाइमोल्फिलीन। थाइमोल्फिलीन। remains colorless in acids। लेकिन थाइमोल्फिलीन जो होती है, टर्न्स, बेटे काम कर लो, ये बातें बाद में करना। ब्लू। EIN या IEN दोनों ठीक है, EIN होता है वैसे। इन अल्कलीज। यहां तक को प्रॉब्लम? What about for neutral? न्यूट्रल में भी वो बेटे कलरलेस ही रहता है, जो उसका कलर हो वही रह जाता है, न्यूट्रल में चेंज नहीं होता। आप ब्लू वाला भी थर्मोक्लिन अल्कलीन होता ही कलरलेस है, एसिड में कलरलेस ही रहता है। अब जब कलरलेस है एसिड में रहा, तो न्यूट्रल भी तो हो सकता है जिसमें वो कलरलेस है, फिर हम दूसरे टेस्ट करते हैं, यानी असल में वो बेस के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। एक और केमिकल साथ इस्तेमाल होता है, सिलेबस में शामिल नहीं है, लिखवा दूं लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा देते हैं। एक और केमिकल है, पहले सिलेबस में शामिल होता था, उसका नाम है फिनोफ्थलीन। ये बेटा पिंक कलर का होता है। टर्न्स फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। पिंक कलर का होता है तो एसिड में डालते हैं, कलरलेस हो जाता है। आप लिख रही हो साथ? आयरीन आप लिख नहीं रही, ऐसा लग रहा है मुझे। यू आर राइटिंग। और यही जो फिनोफ्थलीन होता है बेटे, डज नॉट चेंज कलर इन अल्कलीज। आप समझ गए होंगे कि मैंने, हालांकि सिलेबस में नहीं है, क्यों लिखवा दिया, ये बताने के लिए कि ये दोनों केमिकल्स में से थाइमोफ्थलीन ऐसा है जो कलर चेंज करता है बेस में जाके, और फिनोफ्थलीन ऐसा है जो कलर चेंज करता है एसिड में जाके। ठीक है। फिनोफ्थलीन लेकिन हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है अब, थाइमोफ्थलीन शामिल है। पहले फिनोफ्थलीन भी शामिल होता था, थाइमोफ्थलीन नहीं होता था। पिछले 2-3 सालों में थाइमोफ्थलीन आ गया, थाइमोफ्थलीन आ गया, और फिनोफ्थलीन निकल गया हुआ है। एंड यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ अ टंग ट्विस्टर इट इज। आखिरी बात जो हमने करनी है वो है, बेटा अब वर्कर काम नहीं कर रहा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली soluble इन वाटर। जी अच्छे, ये टेबल में ही है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होती हैं। वीक एसिड्स आर पार्शियली soluble। बेटे वर्कर, बेटे इसको लो साथ बैठ जाके बात कर लो। बेसिस का भी इसी तरह से है बेटे।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो या स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हो, कंप्लीटली सॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल से आपको पता लग जाता है। स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल आप ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी बेटे। जी बेटे, जो बेस सॉल्युबल होती है वो अल्कली होती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर एग्जांपल ले सकते हैं। और वीक के अंदर कार्बोनिक एसिड की इधर एग्जांपल ले सकते हैं। सेट्रिक की भी ले जा सकती थी वैसे। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की इधर एग्जांपल ले सकते हैं अल्कली के अंदर। अब ये थोड़ी सी दिक्कत वाला काम है आपके लिए, मेहनत वाला काम है आप लोगों ने, लेकिन ये फिर भी कर लेना है। मेरे लिए ये कम मेहनत का काम है। मैं आपके सामने इसको कम मेहनत के साथ कर लूंगा। और वो काम क्या है? वो जनाब काम ये है कि ये डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में बना लेनी है। मेरी एडवाइस है आपको कि ये डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में लाजमन बना लेनी है। हाँ जी, बाद में बना लीजिएगा। कलर्स देख रहे हैं? ये कौन से कलर्स हैं? ये बेटे, मतलब आप, चलें एक काम करें, आप कलर्स ना बनाएं, आप इस तरह से कर लें, कलर्स लिख लें, बेशक आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। अब इनको क्या कलर्स के नाम दूंगा, हर किसी का अपना अपना एक तो क्राइटेरिया इनको नाम देने का। जैसे ये रेड होता है, रेड से फिर ये आपको ऑरेंज लग रहा है, लेकिन ऑरेंज और रेड के दरमियान पिंक के शेड भी आती है, लेकिन चलें फिर ऑरेंज आ जाता है। फिर उसके बाद बीज कलर है, कर लें तो अच्छी बात है। येलो है, क्या होता है? मस्टर्ड है। बट ये नहीं, असल में पता क्या है, मैं ऐसे करता हूँ, नाम नहीं लिखता। आप ये डायग्राम बनाना भी ना चाहें तो भी मुझे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अंडरस्टैंड पेपर में क्योंकि इस तरह से आना नहीं, बनाएंगे नोट्स अच्छे लगेंगे। असल चीज जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये इधर हाईलाइटेड है। यहां से यहां तक ये एसिडिक है, और यहां से यहां तक ये अल्कलाइन है। आपने जेहन में रखना है, ग्रीन से जितना ज्यादा सफर उसने रेड की तरफ कर लिया है उतना ज्यादा स्ट्रांग है। ग्रीन से जितना ज्यादा उसने सफर रेड की तरफ कर लिया है उतना ज्यादा स्ट्रांग एसिड है। अहमद नहीं है अभी? हाँ, विजुअल क्लास में। और ग्रीन से जितना ज्यादा सफर उसका पर्पल की तरफ हो चुका है उतना ज्यादा वो स्ट्रांग बेस। यहाँ तो कंफ्यूजन। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब जोर की नमाज के लिए 5 मिनट का वक्फा करते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह फिजिक्स की तरफ जाएंगे। कल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और फिर हम वापस अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे आके इस टॉपिक को परसों तक इंशाल्लाह सैटरडे तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। कल फ्राइडे है। कल फ्राइडे है। फ्राइडे की क्लास टाइमिंग आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। वो 1:30 बजे नहीं स्टार्ट हो रही होगी क्लासेस, लेकिन आपकी जुमे के फौरन बाद स्टार्ट हो, 2:30 बजे तकरीबन स्टार्ट हो रही होंगी। चले 2:45 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2:45। कैसे किया था पिछले साल?